सास, बहू और आटा। अभी सुधीर ने घर आकर जूते उतारना शुरू ही किया था कि रसोई से माँ के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुधीर समझ गया कि माजरा क्या होगा। समझता भी कैसे नहीं, माँ सरला का ये रोज का ही काम जो बन गया था। फिर भी सुधीर उठकर रसोई की तरफ गया। रसोई में देखा तो माँ आटे की परात लिए खड़ी थी और बहू सुमन को खरी खोटी सुना रही थी। सुमन आंख नीचे करके चुपचाप सुन रही थी। गौर से देखने पर पता चल रहा था कि सुमन सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। सुधीर ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? क्यों इतना बीपी बढ़ा रही हो? ये सुनना था कि माँ सरला का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। बीपी तो बस हमारा ही हाई रहता है। ये तुम्हारी बहू, ये तो बर्फ की सिल्ली है। हम ही धधकते हुए ज्वालामुखी हैं। सुधीर ने बात खत्म करने के लिए फिर से दोहराया, आखिर हुआ क्या है माँ, बताइए तो। बेटा ये देख, सरला ने परात दिखाते हुए कहा। इतना आटा बचा हुआ है जबकि सबकी रोटी बन चुकी है। ये इतना आटा है कि सारे घर की रोटी दोबारा बन जाएगी। अब घर में बासी आटे की रोटी तो बनती नहीं है, तो ये सारा आटा तो खराब हो गया ना। अब बता मुझे, तेरा बाप तो बाहर जाकर मर खप कर कमाए और यहाँ तेरी बीवी सारे राशन में आग लगाए। ये तो मुझसे बर्दाश्त ना होगा। सुधीर कॉलेज के दिनों से बाहर रहकर ही पढ़ा है। बाहर का खाना उसके पेट के माफिक नहीं होता था। अक्सर पेट में कोई न कोई गड़बड़ी लगी रहती थी, इसलिए सुधीर बाहर रहकर खुद ही खाना बनाता था। इस क्रम में वो एक अच्छा कुक बन गया था और उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि जो परात माँ दिखा रही है उसमें मुश्किल से 3 ही रोटी और बन सकती है, वो भी पतली पतली। अगर मोटी रोटी बनाने की कोशिश करो तो पक्का 2 ही बनेगी। 2 रोटी के फालतू आटे के लिए माँ का इस तरह सुमन को सुनाना सुधीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने एक दिन अपनी माँ और अपनी बहन राखी की बातचीत सुनी थी, जिसमें माँ कह रही थी कि अब तो इस जादूगरनी ने सुधीर को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। जाने क्या टोना टोटका किया है मेरे बेटे पर कि अब सुधीर उसी की गाता रहता है। बहन राखी से माँ सरला की ये बात सुनकर सुधीर को उस दिन बहुत ही दुख हुआ था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते। सुधीर की भी मजबूरी थी ये बात अपने मन में ही पी जाने की, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये बात मैंने पत्नी सुमन को बताई तो कहीं उसके मन में माँ की इज्जत कम ना हो जाए। सुमन रात भर सुधीर से पूछती रही कि क्या उससे कोई गलती हो गई है जो सुधीर इतना उदास है। अब सुधीर भला क्या कहता। इसी वजह से अब आटे को लेकर भी सुधीर कुछ नहीं कह रहा था। माँ बड़बड़ाए जा रही थी। माँ की बड़बड़ाहट अब आटा ज्यादा मलने के सुमन के कार्य को अपराध की संज्ञा देने पर तुली थी, और अपराध भी ऐसा वैसा नहीं जिसने समस्त देवी देवताओं को रुष्ट किया है और ब्रह्मांड की गति को अवरोधित कर दिया है। सुधीर ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, थोड़ा सा आटा ही तो फालतू मल दिया है सुमन ने, क्यों इतना परेशान हो रही हो? माँ बिफर पड़ी। बात आटे को ज्यादा मलने की नहीं है बड़के। तुझे ये नहीं पता कि जिस घर में आटा फालतू होता है ना, वहाँ कभी बरकत नहीं आती। अरे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं अन्न के अपमान से। सुधीर ने बात को बीच में काटते हुए कहा, अब बस भी करो माँ। अब बस भी करो माँ। माँ कहाँ चुप बैठने वाली थी। हाँ, हम तो बस ही कर रहे हैं। शादी को 1 साल होने को आया, हम बस ही कर रहे हैं। पड़ोस की जयवती के लड़के की शादी तुमसे 1 महीने बाद हुई थी। अब अपने पोते को गोद में खिला रही है। हमें देखकर पोते को साड़ी से छुपा लेती है। हम बस ही कर रहे हैं। वो देख लो शर्माइन की बहू को, करवा चौथ पर अपनी सास को सोने की चेन दी थी। हमारी बहू ने ठन ठन गोपाल दिया। हम बस ही कर रहे हैं। माँ को सफेद झूठ बोलते देख सुमन से रहा नहीं गया और ना चाहते हुए भी वो बोल ही पड़ी। माँ जी, करवा चौथ पर आपको बनारसी साड़ी दी थी मैंने, आपके पांव छूकर। आप भूल गई शायद। माँ ये सुनकर शांत होने की बजाय और बिफर गई। वो 2 कौड़ी की साड़ी, राखी ऐसी साड़ी अपनी काम वाली को भी ना दे। बहू, तू ये सोच रही हो कि उस साड़ी की मैं साड़ियों में गिनती करूंगी तो जान ले, हमारा परिवार खानदानी है, कोई उठाई गिरो का परिवार नहीं है। वो तो मेरी हिम्मत मारी गई थी कि ऐसे ऐरे गहरे नथु खैरे परिवार की लड़की ले ली, वरना एक से एक रिश्ते आए थे हमारे सुधीर के लिए। हाँ, परिवार के बारे में अपशब्द सुन बहू सुमन का सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। सुमन कह रही थी, माँ जी, हमें चाहे कुछ भी कह लो, हमारे परिवार को कुछ मत कहिए प्लीज। माँ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
परिवार सुनने वाला हो तो कहा ही जाएगा। हमारी राखी के परिवार वाले कितनी तारीफ करते हैं हमारी। तारीफ जबरदस्ती नहीं कराई जाती, तारीफ तो अपने आप ही करते हैं लोग। सुमन से रहा नहीं गया और वो फपक फपक कर रोती हुई अपने बेडरूम की तरफ भागी। पीछे से माँ की आवाज उसे और भी ज्यादा रुला गई। माँ कह रही थी, लो महारानी, अब खाना परोसने का नंबर आया तो बहाना बनाकर कोप भवन में जा रही हैं। ये सुनकर सुमन और भी तेज तेज रोने लगी। सुधीर के सामने एक बार फिर वही स्थिति थी। सुमन को संभाले या माँ को समझाए, ये सुधीर के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। 2 भाइयों और 1 बहन में सुधीर सबसे बड़ा था। सुधीर के पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। अभी 11 महीने पहले ही सुधीर की शादी हुई थी। सुधीर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसके साथ काम करने वाले लोग शादी के बाद की अपनी व्यथा बताते रहते थे कि कैसे वो शादी के बाद अपनी माँ और बीवी के बीच में पिस रहे हैं। इसी से डर कर सुधीर शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ और बहन ने तो जिद पकड़ ली थी। सुधीर के लाख मना करने पर भी माँ और बहन कुछ सुनने को तैयार नहीं होती थी। सुधीर की बहन यूं तो उससे छोटी थी, लेकिन सुधीर ने पहले उसकी शादी करवा दी थी। सुधीर को अपनी शादी के बाद बस एक ही बात समझ में नहीं आती थी, और वो बात ये थी कि उसके अपने माँ बाप और बहन की आदतों में वो परिवर्तन देख रहा था। ये परिवर्तन उसके दिमाग को तो समझ आ रहे थे, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। जिस तरह का बर्ताव माँ सुमन के साथ कर रही है, वैसी तो माँ कभी नहीं थी। उसने तो माँ को हमेशा दूसरों से अच्छा बर्ताव करते हुए, दूसरों की इज्जत करते हुए ही देखा। फिर माँ को ये शादी के बाद क्या हो गया है कि वो सुमन से इतना खराब व्यवहार करने लगी है। कमरे में आकर सुधीर ने शीशे में अपना हाथ देखा। सुधीर के हाथ पर बचपन की चोट का निशान था, जैसे कोई जलती हुई चीज से उसका हाथ जला हो। जाने अनजाने में सुधीर जब भी शीशे में देखता था तो उसकी नजर अनायास ही जले हुए हाथ पर चली जाती थी। अब सुधीर की नजर सुमन की तरफ गई, जो मुंह बिस्तर में दबाकर बुरी तरह रो रही थी। सुधीर ने प्यार से सुमन की पीठ पर हाथ रखा तो सुमन सुधीर से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, मैंने माँ जी को हमेशा माँ की तरह माना है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे अभी तक अपना नहीं पाई है। मैंने आज तक आपसे ये छुपाया, पर आज दिल हल्का करना चाहती हूँ। सुधीर ने आत्मीयता से पत्नी सुमन से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ सुमन, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। सुमन ने सुबकते हुए कहा, माँ जी खाने के ऊपर रोज मुझसे बुरा व्यवहार करती है। परसों एक रोटी जल गई थी तो माँ जी ने मुझे बहुत डांटा और तवा भी फेंक कर मारा, मुझे लगते लगते बचा। ये सुनकर सुधीर बहुत चिंतित हुआ और उसकी नजर एक बार फिर अपने हाथ के जले हुए निशान पर गई। सुमन रोते हुए बता रही थी, अब तो मुझे रसोई में घुसते हुए भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं माँ जी किस बात पर गुस्सा हो जाए। आपको सच कहूँ तो मैं अपने घर में पापा की बहुत लाडली थी। पापा ने मुझे कभी रसोई में घुसने नहीं दिया और बड़े लाड प्यार से पाला। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे यहाँ भी रसोई में नहीं घुसना, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी खाना बनाने की इतनी समझ नहीं है। मैं सीखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे अंदाजा ही नहीं लग पाता कि पूरे घर के लिए कितना आटा ठीक लगेगा। कभी आटा कम रह जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। माँ जी मुझे ज्यादा आटा होने पर भी डांटती है और कम आटा होने पर भी। रोटी थोड़ी सी जल जाती है तो भी डांटती है और थोड़ी सी कच्ची रह जाती है तो भी। सच कहूँ तो अब खाना बनाने के नाम पर भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं समझ सकता हूँ, तुम उदास मत हो और हिम्मत से काम लो, मैं कुछ करता हूँ। सुधीर की इस बात ने सुमन को दिलासा दिया, क्योंकि जब से सुमन इस घर में ब्याह कर आई थी उसने एक बात तो नोट की थी कि सुधीर उसकी बात न केवल सुनता है बल्कि समझता भी है, और बिना किसी रार तकरार के उसके लिए जिंदगी को आसान बनाने का काम भी करता है। सुधीर का भरोसा सुन सुमन तो निश्चिंत हो गई थी, पर सुधीर की पेशानी पर बल पड़ गए थे। उसने बरामदे में आकर देखा तो माँ उसकी बहन राखी को फोन मिलाकर रोते चिल्लाते हुए बढ़ा चढ़ाकर किस्सा सुना रही थी। उनकी बातों का सार था कि बहू ने रसोई में उनसे बहुत बदतमीजी दिखाई, पलटकर जवाब दिया, और सुधीर भी साथ ही खड़ा था। उसने भी बदतमीजी में बहू का साथ दिया। माँ बहन को ये दुखड़ा सुनाते सुनाते अब भविष्य के बारे में बताना शुरू कर चुकी थी। कल को क्या होगा, इसकी बहू मेरे 2 थप्पड़ मारेगी और ये मुझे लात मार मार कर बाहर निकाल देगा घर से। बेटा तू मेरे लिए कोठरी अभी से बनवा दे, मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रहना सुनील की माँ की तरह। उनकी ये बात सुधीर को बहुत ही ज्यादा पीड़ा दे रही थी। एक पल को तो उसके दिमाग में गुस्से का ज्वार उठा, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू में किया। गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। आप जिनको अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं
उनके द्वारा लगाया गया झूठा आरोप आपके सीने पर नश्तर की तरह चुभता है। माँ ने सुधीर को सामने देखा तो फोन रख दिया, ये कहते हुए कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ पता नहीं क्यों सुधीर के सामने बहन से बात नहीं करती थी, बाद में बात करने को कहकर फोन रख देती थी। सुधीर के चेहरे को देखकर लग रहा था कि सुधीर ने मन में कुछ ठान लिया था। उसने माँ को पास बैठने का इशारा किया और उनसे पूछा कि आप बताओ आपकी समस्या क्या है। माँ बिफर पड़ी। समस्या ये है कि मैं अपने जीते जी अपने पति की खून पसीने की कमाई को यूं लुटते हुए नहीं देख सकती। समस्या ये है कि मैं अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सुधीर ने दोनों हाथों से माँ को पकड़कर पास बिठाया और बोला, माँ 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो तो जरा। क्यों, क्या हुआ? लो तो सही और आंख बंद करो। माँ ने गहरी सांस लेकर आंख बंद की। सुधीर ने कहा, अब आंख खोलो। माँ ने आंख खोल दी। सामने सुधीर ने अपना हाथ रखा हुआ था। जले का वो निशान साफ दिख रहा था। ये जले हुए का निशान मुझे क्यों दिखा रहा है? मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद है कि मेरे हाथ पर ये कभी न मिटने वाला जले का निशान कैसे पड़ा था? माँ ने जवाब दिया, ये तो तुझे भी पता है तो क्यों पूछ रहा है? तेरी दादी का करा धरा है ये सब। मुझे पता है तभी तो याद दिला रहा हूँ। मैं बताता हूँ वो पूरी घटना। जहाँ गलत लगूं आप मुझे टोक देना। जब मैं छोटा बच्चा था, दादी आपको बात बात पर झड़कती थी। उन्हें इस बात से समस्या रहती थी कि आपका रंग थोड़ा दबा हुआ था। हर बात पर आपको डांटती थीं और आपके आंसू आ जाया करते थे। जब मैं पैदा हुआ था तो दादी मुझे तो प्यार करने लगी थी, लेकिन आपसे गुस्सा और चिढ़ कम नहीं हुई। ऐसा ही बताया था ना आपने? हाँ तो ऐसा ही तो था। मैंने कोई झूठ थोड़ी ही ना बोला है। अपने पापा से पूछ लेना, वो तो इन बेचारों ने मेरा साथ दिया, वरना मैं तो घुट घुट कर मर चुकी होती अब तक। दादी आपको बहुत सुनाती, यहाँ तक कि चुटिया पकड़कर भी खींच लेती थी। और एक दिन जब आपने आटा ज्यादा मल दिया था और पूरे घर की रोटी बन जाने पर भी रोटी बची रह गई थी, तो बचा हुआ आटा देखकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने गुस्से में आपको बहुत गालियां सुनाई थीं। मैं छोटा था, शोर सुनकर घुटने के बल चलता हुआ रसोई की तरफ आ गया था। दादी आपको सुनाए जा रही थीं और गुस्से में उन्होंने तवा फेंक कर मारा था। गरम तवा मेरे हाथ पर आकर लगा था और मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। फिर सभी लोग मुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़े थे। बहुत दिन के बाद जाकर मेरा जख्म भरा था और ये निशान तो अब भी नहीं गया। ये बात आपने ही मुझे बताई थी ना? हाँ यही हुआ था बिल्कुल। माँ, तब भी कोई सास ज्यादा आटा मलने पर गुस्सा हुई थी। आज भी कोई सास गुस्सा हुई है। तब गरम तवे से कोई बच्चा जला था, आज गरम मिजाज से किसी लड़की का दिल जला है। तब जो बहू थी वो रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो अपनी सास की आदतों के आगे मजबूर थी। लेकिन आज की वही बहू सास बनी है। वो सास जो समझती है कि एक बहू पर क्या गुजरती है जब उसकी सास उसे सुनाती है, उस पर गुस्सा करती है, उससे चिढ़ती है, उससे नफरत करती है। वो जो बहू थी वो तब कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो बहू आज बहुत कुछ कर सकती है। आज वो सास की गलतियां सुधार सकती है। आज वो प्यार से कह सकती है, जब कोई दूसरी बहू ज्यादा आटा मल दे कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगी। वो बहू प्यार से सब आसान कर सकती है क्योंकि वो बहू आज सास है। वो सास जो शायद बरसों से बहुओं पर होने वाले अत्याचारों को खत्म कर सास बहू के रिश्ते को एक प्यार बना एहसास बना सकती है। प्यार से अपनी बहू का हाथ थाम उसे कह सकती है, तू मेरी बहू नहीं है, तू तो मेरी बेटी है। मेरे होते हुए कोई चिंता मत करना, हंसी खुशी जिंदगी जीना। माँ सब सुन रही थी। अतीत की सास द्वारा दी गई सिहरन अभी भी जहन में बाकी थी। उसे याद करके माँ की आंखों से झरझर कर आंसू बह रहे थे। अचानक से राखी का फोन आने लगा तो माँ का ध्यान टूटा और सुधीर ने भी अपनी बात खत्म की। अब दोनों चुपचाप बैठे थे। माँ की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और फोन की घंटी भी बंद नहीं हो रही थी। राखी का फोन बार बार बजे जा रहा था। अचानक माँ को जैसे कोई ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। माँ ने झटक कर फोन काट दिया और अलग रख दिया और सुधीर का हाथ पकड़कर उसे बहू के कमरे में ले जाने लगी। कमरे में सुमन अब भी मुंह दबाए रो रही थी। माँ ने सुधीर का हाथ छोड़ सुमन के सिर पर हाथ रखा। सुमन चौंक कर अचानक बैठ गई तो माँ ने भी बैठते हुए सुमन का सिर अपनी गोदी में रख दिया और बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं भूल गई थी कि अतीत में मेरे साथ भी यही सब हुआ था। कितना दर्द झेला था मैंने और ये प्रतिज्ञा ली थी कि अपने बेटे की बहू से ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर सास बनते ही मैं सब कुछ कैसे भूल गई। सुमन माँ का बदला हुआ रूप देखकर भाव विभोर हो गई और माँ जी से लिपट गई।
माँ जी माफी न मांगिए, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। सास बहू का ऐसा मिलन देख सुधीर की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने इशारा किया और सुधीर भी माँ से जाकर लिपट गया। अब तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने सुमन से बड़े ही प्यार से कहा, एक बात मेरी याद रखना, तू मेरी बहू नहीं है, तू तो मेरी बेटी है। मेरे होते हुए कोई चिंता मत करना, हंसी खुशी जिंदगी जीना। सुधीर की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। आज उसने अपनी माँ से एक अत्याचारी सास को अलग कर दिया था। सास सरला की तिजोरी से 2 हीरे जड़े सोने के कंगन चोरी हो गए थे। ये कंगन लाखों रुपए के थे और दिलचस्प बात यह थी कि सरला को जिस पर शक था वो घर का कोई बहुत खास था। यूं तो घर में पहले भी छोटी मोटी चोरी होती रहती थी। ये चोरी कौन करता था, सास सरला को इसका भी पता था, लेकिन जब भी बेटे से कहती तो बेटा मन का वहम कहकर बात टाल देता था। लेकिन इस बार सरला ने भी पक्का इंतजाम कर रखा था। सरला ने पहले तो अपनी विश्वास पात्र नौकरानी पूनम के साथ मिलकर पूरा घर छाना, लेकिन जब कहीं कंगन नहीं मिले तो उसने वो करने का मन बना लिया जो उसने पहले से ठान रखा था। अहम बात ये थी कि इस पूरी कवायद का इस बार उसने अपने बेटे से भी जिक्र नहीं किया। खामका टांग अड़ा था। सरला ने अपना फोन उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन फोन मिला दिया। फोन पुलिस स्टेशन में नई आई इंस्पेक्टर सुश्री मधु दुबे ने उठाया। हेलो पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर मधु स्पीकिंग, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर से कीमती कंगन की चोरी हो गई है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जी आपको किसी पर शक है? जी शक भी है और सबूत भी, लेकिन ये सब आपके आने पर ही साफ हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जिस पर शक है सबूत भी उसी का है या नहीं। आप घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को हमारे आने तक बाहर मत जाने दीजिए, हम जल्द ही आते हैं। सरला को फोन रखते हुए थोड़ा इत्मीनान हुआ तो देखा सामने बेटा अमन भी ऑफिस से आ चुका था। क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये किससे बात कर रही थी फोन पर? बेटा सब बर्बाद हो गया, मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो इस चुट्टे परिवार से हम बच जाते। हुआ क्या है माँ? मेरी अलमारी से बेशकीमती हीरे जड़े हुए सोने के कंगन गायब हैं। ओह नो, किसने चुरा लिए होंगे? और कौन चोर होगा तेरी पत्नी के सिवा, वही तो है एक नंबर के चुट्टे खानदान से। माँ मैंने कितनी बार आपको समझाया है, कंचन पर शक करना बंद कीजिए, वो आपकी बहू है। कह दे कि उसके बाप को पुलिस अपनी कंपनी में फ्रॉड के लिए गिरफ्तार करके नहीं ले गई थी। ले गई थी माँ, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि पापा को पुलिस ने अपनी जांच में निर्दोष पाया था और असली हेराफेरी उस कंपनी के सीए ने की थी और बड़ी ही चालाकी से पापा को फंसा दिया था। सीए को जेल हुई थी और पापा बाइज्जत बरी हो गए थे। कर ली होगी कोई सेटिंग, हम तो नहीं गए कभी जेल। इतने में कंचन मंदिर से आ गई। माँ जी ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। बस कर ढोंगी, तेरा ये प्रसाद हमें नहीं चाहिए। तेरे इस स्वांग की लीला भी थोड़ी देर में खत्म ही होने वाली है। बता कहाँ छुपाए हैं कंगन, या दे आई मायके में उस चुट्टे बाप को। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? कौन से कंगन? मैंने तो कोई कंगन नहीं लिए। हाँ 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 हाँ, देखो तो जरा महारानी को कैसे सती सावित्री बन रही है। लेकिन अब ये ढोंग ज्यादा देर नहीं टिकेगा, पुलिस आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन कांपने लगी। माँ जी पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। देख ले अमन, तेरी सत्यवादी हरिश्चंद्र पत्नी को कैसे पुलिस का नाम सुनते ही सच उगल दिया। अभी तो पुलिस आई नहीं है तब ये हाल है, पुलिस आ जाएगी तब तो देखना कैसे तोते की तरह बोलेगी। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन जिस तरह से डरी थी उससे अमन को भी अचंभा हुआ था। अमन को लगा कि कंचन को इस तरह से पुलिस से नहीं डरना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो क्या पुलिस और क्या कोई अदालत। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आई और कंचन बुरी तरह रोने लगी। माँ जी हम आपके पैर पकड़ते हैं, पुलिस को मत बुलाइए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बुलाइए क्या, अब तो आ गई पुलिस। मेरे बेटे पर ही तो तूने जादू टोना किया है, पुलिस तो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इंस्पेक्टर मधु अंदर आती है। सरला जी आप हैं? आपने ही फोन किया था? जी हाँ। आप इंस्पेक्टर मधु? जी बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ये है मेरी अलमारी, रोज शाम को मैं अलमारी चेक करती हूँ। कल जब मैंने अलमारी चेक की थी तो हीरे जड़े सोने के कंगन इसी में थे, लेकिन जब आज शाम मैंने अलमारी देखी तो कंगन गायब है। मैंने तुरंत आपको फोन किया। आपको किसी पर शक? शक क्या, मुझे तो यकीन है मेरी बहू कंचन ने ही कंगन चुराए हैं। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकती हैं?
इंस्पेक्टर साहब, इसका पूरा खानदान ही चोर है। बाप को तो चोरी के आरोप में पुलिस भी पकड़ चुकी है। इनके पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बाद में बेगुनाह साबित हुए और बरी हो गए। मिसेस सरला, किसी को पुलिस पकड़ ले इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। आपके पास इस शक की कोई ठोस वजह है ना? मेरी नौकरानी गुल्लो। गुल्लो, बता इनको। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कई बार बहुरानी को माजी के कमरे से चीजें चुराते अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कह रही है गुल्लो? तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तेरी इतनी मदद की और तूने ये सिला दिया। कंचन जी, फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट आप हैं। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? ये क्या कहेगी, जरा पूछो इससे कि पुलिस का नाम सुनते ही थर थर क्यों कांप रही थी। कंचन जी, जब आप बेगुनाह है तो पुलिस के नाम से इतना डर क्यों रही थी? वो बात यह है इंस्पेक्टर साहब, जब पुलिस झूठे केस में मेरे पापा को पकड़ने आई थी तो मैं वहीं थी। पुलिस ने पापा के साथ जैसी बदसलूकी की, बाद में पड़ोसियों ने जो ताने दिए, और मेरे पिता निर्दोष होते हुए भी जब जेल में रहे तो मैं सदमे में आ गई और मुझे पैनिक अटैक आने लगे। तब से मेरे मन में पुलिस को लेकर एक अनजाना भय है। घबराइए मत कंचन जी, अगर आप निर्दोष हुई तो ये भय निकल जाएगा, लेकिन भगवान न करे अगर आप दोषी हुई तो ये भय कई गुना बढ़ जाएगा। ये वादा है आपसे। सरला जी, एक बात बताइए। जी, इस बीच कौन कौन घर पर आए हैं? आए तो कई सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी मेरी तिजोरी का पिन नहीं मालूम। गुल्लो ने जैसे ही बताया कि उसने बहू को चोरी करते देखा है, मैंने तुरंत पिन कोड वाली ये अलमारी मंगाकर सारे गहने इसमें रखने शुरू कर दिए थे। इसका मतलब आपकी बहू को भी इस अलमारी का पिन नहीं पता? जी नहीं, इस अलमारी का पिन मेरे अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन एक राज है जो खुल जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। क्या राज? बहू की चोरी पकड़ने के लिए मैंने अलमारी के ऊपर छत पर ये सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था चुपके से। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर आप आसानी से चोर का पता लगा सकते हैं। मुझे तो यकीन है ये बहू ही होगी, आप सबकी तसल्ली हो जाएगी। सिपाही, इसकी फुटेज लेकर तुरंत प्ले करो। सिपाही प्ले करता है। टीवी पर फुटेज चलने लगती है। सुबह 8 बजे के करीब तिजोरी के पास कोई आता है। ये क्या? तिजोरी के पास आने वाला इंसान कोई और नहीं, सरला की बहू कंचन ही थी। कंचन ने सीसीटीवी में भी वही साड़ी पहन रखी थी जो वो अभी पहनकर खड़ी थी। वो आती है, बड़े आराम से अलमारी खोलती है और उसमें से कंगन चुराती है और चली जाती है। लीजिए, अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं नहीं कहती थी यही चोर है, देख लिया तूने भी अपनी आंखों से अमन। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। अरे अब तो बता दे, कहाँ है मेरे बेशकीमती कंगन? चोरों के खानदान की चोर लड़की। माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैंने चोरी नहीं की। एक मिनट, सीसीटीवी देखकर भी आप ये कह रही हैं कि आपने चोरी नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा चोर देखा है जो ये कहता है कि उसने चोरी की है? मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। एक मिनट, हमें अपने तरीके से जांच करने दीजिए। सीसीटीवी में चोरी का टाइम सुबह के 8 बजे आ रहा है। अगर हम मान भी लें कि इसमें आप नहीं हैं, तो आप हमें बता सकती हैं आप कहाँ थी? जी, मैं सुबह के 8 बजे बगल वाले मंदिर गई थी। सिपाही, मंदिर के पुजारी से तफ्तीश करो, जाओ। थोड़ी देर बाद सिपाही फुटेज लगाता है। सुबह 7 बजे उसी साड़ी में कंचन मंदिर में आती हुई दिखती है और जल चढ़ा रही है। इंस्पेक्टर दोनों फुटेज को मिलाती है। एक ही वक्त पर एक ही औरत एक जैसी साड़ी में दोनों जगह थी। एक ही औरत दो जगह? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, जरा जूम करो। एक मिनट, मंदिर वाली फुटेज में कंचन का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन तिजोरी वाली फुटेज में कंचन ने घूंघट किया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर छत की तरफ देखती है और उसे कुछ दिखाई देता है। एक मिनट, यहाँ एक नहीं 2 कैमरा है। सरला जी, एक तो आपने लगवाया, ये दूसरा किसने लगवाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर्वेंट रूम जहाँ गुल्लो रहती है, हमें वहाँ की तलाशी लेनी होगी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जब एक सास अपनी बहू पर शक कर सकती है तो पुलिस घर की नौकरानी पर शक नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, गुल्लो पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है, ये ऐसा नहीं कर सकती। हमारे शक की वजह है सरला जी, ये देखिए तिजोरी वाली सीसीटीवी, इसमें कंगन चुराने वाली औरत ने अपने हाथ पर काला धागा बांधा है। हाँ, लेकिन गुल्लो के हाथ में तो काला धागा नहीं है। धागा नहीं है, लेकिन ये देखिए धागा हटाने का निशान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी धागा जब हम बहुत दिनों तक बांधे रहते हैं तो उतारने पर वहाँ निशान बन जाता है। और ये देखिए रसोई के डस्टबिन से मिला ये धागा। कहाँ है गुल्लो का रूम? गुल्लो के रूम में जाकर जब छानबीन होती है तो बिल्कुल कंचन की साड़ी जैसी एक साड़ी मिलती है। यही नहीं, सोने के कंगन भी एक कपड़े में लिपटे हुए मिल जाते हैं। गुल्लो, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या हम खुलवाएं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। सारी कहानी शुरू से शुरू करो। चलो चलो। जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा माँ जी बहुरानी पर बहुत शक करती है।
जबकि बहुरानी बहुत ईमानदार थी। यही नहीं, एक दिन माँ जी ने बहुरानी के पिता वाली भी बात बताई मुझे, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। तब से मैं खुद छोटी मोटी चोरियां करने लगी और माँ जी को ये यकीन दिलाती रही कि बहुरानी ये चोरी कर रही है। मेरे पति जो चोरी करके जेल आते जाते रहते हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ा हाथ मारने की सलाह दी। जब बहुरानी ने ऑनलाइन साड़ी मंगाई तो मैंने भी उसी साइट से एक साड़ी ऑर्डर कर दी, बिल्कुल वैसी ही। पिन कैसे पता चला? पति ने मुझे कैमरा ला कर दिया जो उनके फोन से जुड़ा है। मैंने ये कैमरा ठीक तिजोरी के ऊपर लगा दिया। जब माँ जी ने तिजोरी खोली तो उस कैमरे से पति ने पिन देखकर मुझे बता दिया। मैंने सुबह बहुरानी को कहा कि आप आज वही साड़ी पहनिए, आप पर अच्छी लगती है। उन्होंने मेरी बात मान ली। जैसे ही वो मंदिर गई, मैंने वैसी साड़ी पहनकर अपना मुंह छुपाकर हाथ साफ कर लिया। अब चलो, तुम और तुम्हारे पति दोनों जेल की हवा खाएंगे। कंचन जी, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। बेशक आपके पिता के साथ बुरा हुआ, लेकिन पुलिस से डरिएगा नहीं, उस पर भरोसा कीजिए। और सरला जी, आप अपनी बहू पर, आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में अपने तो अपने होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।